हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। दैट इज लक्ष्य 100+ 90 डेज रिवीजन सीरीज फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2020। ठीक है, 79 दिन में हम पहुंच चुके हैं, यानी कि 79वें दिन में हम लोग पहुंच चुके हैं। और जैसे कि हमने कल आपसे बोला था जब हम ISFR की रिपोर्ट को कवर कर रहे थे कि आज से हम लोग इसमें हिस्ट्री के सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ये सब्जेक्ट को नहीं कवर किया है। तो देखते हैं, अभी हमारे इस कोर्स के 12 दिन बचे हुए हैं। देखते हैं कि हम इसमें पूरा का पूरा हिस्ट्री कवर करते हैं या लास्ट के 4-5 दिन जो है हो सकता है कि हम थोड़ा सा सीसेट का जो पोर्शन होता है, ठीक है, सीसेट को भी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है कि 4-5 दिन में या 6 दिन में लास्ट के थोड़ा सा सीसेट देख लें और 5-6 दिन हम हो सकता है कि हिस्ट्री को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री में। जैसे आपको पता है कि एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न हिस्ट्री है और साथ में आर्ट एंड कल्चर भी है। ठीक है, तो इसमें से जो है हम मॉडर्न को अलग रख के बाकी जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और जो आर्ट एंड कल्चर है उसको कंबाइन करके हम लोग चलेंगे और उसी पार्ट से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि 2 से 3 पार्ट आपके इस सेक्शन के लेके चलें और फिर 2 से 3 पार्ट हम लोग जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के लेके चलें। ठीक है, और लास्ट के फिर 4-5 दिन जैसा मैं बता रहा हूं कि सीसेट को लेकर हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों की कुछ डिमांड है कि सीसेट के भी कुछ वीडियोस जो है वो बनाए जाए। तो हमें ये लगा कि अलग से सीसेट करवाने से बेहतर है कि हम यहीं पर उसको 5-6 दिन में कवर कर दें क्वेश्चंस के फॉर्म में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो वहां पर आते हैं। ठीक है, तो जो लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज थोड़ा सा चीजों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और बाकी जो लोग यहां पर चैनल पे नए हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट की वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो है वो मिस ना हो। ठीक है, तो देखिए, आप लोगों से फिर से अपील मैं कर रहा हूं कि जो हमारा मिशन है एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाना सभी लोगों के लिए, उसमें प्लीज अपना थोड़ा बहुत जो योगदान हो सकता है, जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है वो करें, हमारा सपोर्ट करें। क्योंकि जैसे कि हमने आपसे कल भी एक पोल के थ्रू पूछा था कि आप लोग कौन सा नया सब्जेक्ट जो है वो हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप लोगों ने हमें अपने सजेशंस जो है वहां पर दिए हैं कम्युनिटी टैब में। अगर आप में से कुछ लोग अभी तक नहीं दे पाए हैं तो वहां पर प्लीज जाइए, विजिट कीजिए और वहां पर उसका जो ऑप्शन है वो अपने अकॉर्डिंगली फिल कीजिए। ठीक है, और अगर जो वहां पर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं उनके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की जरूरत महसूस होती है कि हमारी तरफ से कोई और सब्जेक्ट आना चाहिए, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज आप लोगों के लिए आएंगे और जल्दी से जल्दी आएंगे, तो उसके लिए प्लीज़ थोड़ा सा जो आप लोगों को कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, ठीक है, जो आपको अपना सपोर्ट है वो हमारे साथ ज़रूर बनाना पड़ेगा, तभी जो चीज़ें हैं ये पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीक से, यानी कि जो 25 तारीख से जो हफ्ता शुरू हो रहा है, वहां से आप लोगों के लिए 1 या 2 कोर्सेज जो है वो और देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 26 तारीख तक ये सीरीज चलने वाली है। उसके बाद हमारे पास जो है एक स्लॉट जो है टाइम का रात के 8 बजे वाला ये फ्री हो जाएगा, तो यहां पर हम एक सब्जेक्ट को एडजस्ट करेंगे। और बाकी जैसे कि आपने आज भी देखा होगा कि हमने जो अपने वीडियोस अपलोड करने का टाइम है उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। ठीक है, एक वीडियो सुबह जो 8 बजे आता है वो 8 बजे ही रेगुलरली आया है, और जो दूसरा वीडियो का टाइमिंग है जो हम जनरली पिछले कुछ दिनों से 11 बजे डाल रहे थे सुबह, तो वो हमने थोड़ा सा उसमें एनालिसिस करके देखा कि वो 11 बजे से बेहतर है कि उसको दिन में 2 बजे अपलोड किया जाए। ठीक है, तो वीडियोस की टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लें अगर आप लोगों को नहीं पता लगा है। तो आज भी जो दिन में इंडियन पॉलिटी का एक वीडियो आया था, पार्ट 6 सिटीजनशिप पार्ट 4 पे हम बात कर रहे थे, उसमें वो दिन में 2 बजे आया था। तो आपसे वीडियोस का टाइमिंग यही रहेगा, सुबह 8 बजे, दिन में 2 बजे और शाम को फिर 8 बजे। ठीक है, अगर 3 वीडियो आएंगे तो इस तरीके से रहेगा, अगर 2 आएंगे तो फिर वो सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे, इस तरीके से रहेगा। मतलब यही 3 स्लॉट अभी हैं जिनमें आप लोगों के वीडियोस पब्लिश होंगे। आपको ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप लोगों को भी एक माइंडसेट आप लोगों का रहे कि किस समय जो है वो आपको वीडियो मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो जरूर बनाए रखें, क्योंकि इस कंट्रीब्यूशन की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बिना जो है वो चीजें कर पाना ज्यादा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, और कंट्रीब्यूट करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप उस बटन को क्लिक करके जो भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो सकता है अपने एंड से करें, क्योंकि कुछ जो भी आप कंट्रीब्यूशन करेंगे उससे आप लोगों को भी फायदा होगा। और आप जैसे ही बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते, ठीक है, वैसे उसकी ज़रूरत भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप महंगी कोचिंग्स में जाके पैसा खर्च करें, क्योंकि जब आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर एक अच्छे तरीके से मिल रही हैं, आप देख रहे हैं कि ये प्लेटफॉर्म आपको काफ़ी तरीके से हेल्प कर रहा है। हमने ज्योग्राफी में आपकी काफ़ी सारी हेल्प की है, अब हम पॉलिटी हमने स्टार्ट कर दी है, बाकी 1-2 सब्जेक्ट जो है अभी हम और स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री भी हमारे पास है। तो हम आपके लिए कह सकते हैं कि और सारे एग्जाम्स को भी हम कैटर करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि यूपीएससी एसएससी की अगर हम बात करें तो ये चैनल जो है आप लोगों की हेल्प जो है वो कर रहा है और आगे आने वाले टाइम में और अच्छे तरीके से करेगा। लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आप लोगों का भी सहयोग, आप लोगों का जो योगदान है वो हमारे को उसकी जरूरत है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज के दिन के क्वेश्चंस देखेंगे, एंशिएंट मिडिवल का पार्ट रहेगा और
आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स या पोएट्स बिलोंग टू द अकबर्स रेन। जिस समय अकबर जो थे, अकबर का जो शासनकाल था उसके दौरान इनमें से कौन से पोएट्स या स्कॉलर्स थे, ठीक है। पहला है नजीरी और दूसरा है फैजी, ठीक है। इनमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ 1 and 2 या फिर इन दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास रहेगा। एज यूजुअल आपको बताना है कि अकबर के शासन काल में इनमें से कौन से स्कॉलर्स या पोएट्स जो थे वो थे, ठीक है, नजीरी या फैजी, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप लोग इसका जवाब। देखिए सी इसका सही जवाब है। ये दोनों के दोनों जो थे वो दोनों ही अकबर के काल में थे। देखिए पढ़ते हैं इनके बारे में। अकबर का जो शासनकाल था दैट इज 1556 से लेकर 1605 तक holds a certain prominence in history, ठीक है। He was the ruler who actually fortified the foundations of the मुगल एम्पायर, ठीक है। मुगल एम्पायर में आपको पता है कि अकबर जो थे वो बहुत ही ज्यादा एक फेमस रूलर थे। तो पर्शियन प्रोज एंड पोएट्री वर एट क्लाइमैक्स अंडर अकबर्स रेन, ठीक है। जो पर्शियन की प्रोज और पोएट्री थी वो अकबर के शासनकाल के दौरान आप कह सकते हैं कि चरम पर थी। उसमें देखिए सबसे पहले एक नाम दिया गया है शेख अबू अल फजल इब्न मुबारक, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म में इनको जाना जाता था अबुल फजल के नाम से, ठीक है। ही वॉज द विजियर ऑफ द मुगल्स एम्परर अकबर, ठीक है। विजियर का मतलब होता है एक हाई अथॉरिटी ऑफिशियल, ठीक है। एंड द ऑथर ऑफ अकबरनामा। तो यहां से आपको एक चीज और पता लगी कि अकबरनामा के लेखक कौन थे। अकबरनामा के लेखक थे अबुल फजल, ठीक है। और अकबरनामा क्या है, इट इज द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन इन 3 वॉल्यूम्स। तो जो इसका तीसरा वॉल्यूम है दैट इज नोन एज एन-ए अकबरी। पूछा जाता है एन-ए अकबरी क्या है, अकबरनामा क्या है, किसने लिखी है, तो ये आप समझ गए कि ये लिखी है अबुल फजल ने, ठीक है। इसके बाद है एंड अ पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल, ये भी इन्होंने ही करवाया है। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द 9 ज्वेल्स, ठीक है। जो अकबर के दरबार में जो नवरत्न हुआ करते थे, ठीक है, उनमें से एक ही अबुल फजल भी थे। और ऑफ अकबर्स रॉयल कोर्ट एंड द ब्रदर ऑफ फैजी, ठीक है। जो एक पोएट लॉरेट थे अकबर के दरबार में, उनके ये भाई थे, किसके, फैजी के, ठीक है। फैजी के बारे में लिखा गया, देखिए फैजी द ब्रदर ऑफ अबुल फजल वॉज द लीडिंग पोएट ऑफ दैट एज, ठीक है। वो एक जाने माने पोएट थे, कवि थे। फैजी ऑल्सो वर्कड फॉर दी अकबर्स ट्रांसलेशनल डिपार्टमेंट, ठीक है। जो ट्रांसलेशन का काम हुआ करता था वो भी यही किया करते थे, दैट इज फैजी। द ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत वॉज कैरिड आउट अंडर हिज सुपरविजन, ठीक है। महाभारत का जो ट्रांसलेशन करवाया गया था वो भी इनकी ही निगरानी में, इनके ही सुपरविजन में हुआ था, किसके, फैजी के। ध्यान रखेंगे। आगे लिखा गया है कि उतबी एंड नाजरी वर द 2 अदर लीडिंग पर्शियन पोएट्स ड्यूरिंग अकबर्स रेन। कौन, उतबी एंड नजीरी। और कौन थे ये, पर्शियन पोएट्स थे, ध्यान रखना है आपको। They migrated from Iran to India and made the Mughal court one of the cultural centers of the Islamic world. Naziri became the first Persian-born poet to join the court of the great Mughal statesman and literary patron अब्दुल रहीम खाने खाना। इनका नाम भी आपने सुना है, बहुत फेमस है ये। Besides, Hindus also contributed to the growth of Persian literature. इनके साथ साथ ये तो पर्शिया से आए थे, तो ये तो बेसिकली पर्शियन लिटरेचर का प्रचार प्रसार कर रहे थे। साथ ही में जो हिंदू थे उन्होंने भी पर्शियन लिटरेचर के प्रचार प्रसार में कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। सिमिलरली हम आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूट आप लोग भी हमारे इस काम में कीजिए, ठीक है। इसके बाद तुलसीदास भी लिखा गया है। देखिए तुलसीदास 1532 से लेकर 1623, ही वाज द वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हिंदी पोएट। इनका नाम आप सभी जानते हैं, ऑफ द मेडिवल पीरियड, हु हैड रिटन रामचरितमानस। रामचरितमानस इन्होंने लिखी थी। एंड ही यूज्ड आवर डायलेक्ट ऑफ हिंदी स्पोकन इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश अराउंड बनारस, ठीक है। तो ये डायलेक्ट का नाम क्या है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, कि ऐसा डायलेक्ट हिंदी का, ऐसी बोली जो आपके ईस्टर्न उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस के आसपास का जो एरिया है वहां पर बोली जाती थी, वो क्या है, ठीक है, जिसमें बेसिकली तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस की रचना की है, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो ये है दैट इज अबुल फजल की हम बात कर रहे हैं, फैजी की बात कर रहे हैं हम यहां पर, ठीक है, उतबी नाजिरी की बात कर रहे हैं, तुलसीदास की बात कर रहे हैं। ये सारे के सारे जो है वो अकबर के शासनकाल के दौरान स्कॉलर्स और पोएट्स थे, ठीक है। तो क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस इज नॉट अमंग द मेजर रॉक एडिक्ट साइट्स ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शंस। जो अशोका के रॉक एडिक्ट्स हैं, ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट्स की बात की जा रही है, वो इन 4 जगहों में से कहां पर नहीं है, ठीक है। जगह के नाम दिए गए हैं गिरनार, सोपारा, सांची और कांधार, ठीक है। चलिए जवाब बताएंगे आप लोग इसका। ध्यान रखिएगा मेजर रॉक एडिक्ट्स की बात हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि जो एडिक्ट्स हैं वो भी अलग अलग टाइप के हैं।
पिलर एडिक्ट्स हैं, रॉक एडिक्ट्स हैं, मेजर है, माइनर है, तो उनमें से हम सिर्फ एक स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, दैट इज मेजर रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, इन 4 जगह में से कहां पर नहीं पाया जाता है ये आपको बताना है, ध्यान रखना है। नॉट वर्ड यहां पर दिया गया है तो ये पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन सी, सांची में नहीं पाया जाता है। सांची इज अ प्लेस इन एमपी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सांची जो जगह है वो मध्य प्रदेश में है, यहां पर नहीं पाया जाता है, बाकी इन 3 जगहों में पाया जाता है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि अशोका के इंस्क्रिप्शंस या एडिक्ट्स के बारे में देखते हैं। द एडिक्ट्स ऑफ अशोका आर अ कलेक्शन ऑफ मोर देन 30 इंस्क्रिप्शंस। ध्यान रखेंगे, मोर देन 30 इंस्क्रिप्शंस ऑन द पिलर्स as well as boulders and cave walls attributed to Emperor Ashok of the Mauryan Empire। ठीक है, मौर्य अंपायर के ये शासक थे अशोक, जिन्होंने शासन किया था 268 BCE से लेकर 232 BCE तक। ठीक है, यानी कि 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक इनके इंस्क्रिप्शंस वर डिसिफर्ड, इनको डिसाइफर्ड किया गया था, सॉरी डिस्पर्स्ड, ये डिसाइफर के बारे में बाद में देखेंगे। इस वर्ड डिस्पर्स्ड, ये कहां पर फैले हुए थे, देखिए, थ्रू आउट द एरियाज ऑफ मॉडर्न डे बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, एंड प्रोवाइड द फर्स्ट टेंजिबल एविडेंस ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, जो फर्स्ट टेंजिबल एविडेंस, जो मतलब ऐसा एविडेंस जिसको बेसिकली देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, छुआ जा सकता है, वो इन्हीं के जो इंस्क्रिप्शन है उन्हीं से पता लगा था। ठीक है, दीज इंस्क्रिप्शंस प्रोक्लेम अशोकाज अडेरेंस टू द बुद्धिस्ट फिलॉसफी विच एज इन हिंदुइज्म इज कॉल्ड धर्म। ठीक है, जिसको धर्म बोला जाता था। इन दीज इंस्क्रिप्शंस अशोका रेफर्स टू हिमसेल्फ एज बिलवेड ऑफ द गॉड्स, जिसको देव नाम पिय बोला जाता है। ठीक है, अशोका ने अपने आप को रेफर किया है एज बिलवेड ऑफ द गॉड्स या फिर देव नाम पिय। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जाता है, यूपीएससी में तो खैर नहीं, लेकिन हो सकता है छोटे एसएससी रेलवे के एग्जाम्स में भी पूछा जा सके कि देव नाम पिय जो है वो किसका नाम था। तो ध्यान रखेंगे वो अशोका का नाम था, और अशोका कौन है, मौर्य अंपायर के, मौर्य जो साम्राज्य था उसके एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक। ठीक है, कब से कब तक राज किया था ये भी ध्यान रख सकते हैं, 268 BC यानी कि 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा इसमें और देखेंगे। जो इनके एडिक्ट्स हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, अकॉर्डिंग टू देयर साइज यानी कि माइनर और मेजर, और अकॉर्डिंग टू देयर मीडियम कि कहां पर वो है, यानी कि रॉक या फिर पिलर। ठीक है, तो 4 कौन कौन से, देखिए, पहले है माइनर रॉक एडिक्ट्स। These are the edicts inscribed at the beginning of Ashoka's reign। जब अशोका का शासन शुरू हो रहा था तब ये इंस्क्राइब किए गए हैं, और ये कौन कौन सी भाषाओं में है वो भी यहां पर दिया गया है, देखिए, प्राकृत, ग्रीक एंड एरामाइक। ठीक है, इसके बाद है माइनर पिलर एडिक्ट्स, इसमें है स्किस्म एडिक्ट, क्वींस एडिक्ट, रुमेंदे एडिक्ट, निगाली सागर एडिक्ट इन प्राकृत। ठीक है, कभी आपसे पूछा जा सकता है कि क्वींस एडिक्ट जो है वो किस टाइप का एडिक्ट है या किस भाषा में है, तो यो भी आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं कि जो माइनर रॉक एडिक्ट है वो इन 3 भाषाओं में है, जो माइनर पिलर एडिक्ट है वो सिर्फ प्राकृत में है। ठीक है, जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं वो 14 है, 14 रॉक एडिक्ट्स हैं, टर्म्ड वर्स्ट टू 14, और 2 सेपरेट है जो आपके पाए जाते हैं उड़ीसा में, और ये कौन कौन सी भाषाओं में है, प्राकृत और ग्रीक में। ठीक है, मेजर पिलर एडिक्ट्स की हम बात करें तो 7 एडिक्ट्स हैं, इंस्क्राइब्ड एट द एंड ऑफ अशोकाज रेन इन प्राकृत। ठीक है, तो शुरुआत आपकी होती है माइनर रॉक एडिक्ट से, और ये जो जब इनका शासन शुरू होता है और जब इनका शासन खत्म होता है तो ये है मेजर पिलर एडिक्ट से खत्म होता है। ठीक है, दो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं इन विच अशोका इज समटाइम्स नेम्ड इन पर्सन एज मस्की, एज इन मस्की एंड इन गुजरा। ठीक है, तो एज वेल एज द माइनर पिलर एडिक्ट्स आर वेरी रिलीजियस इन देयर कंटेंट। ध्यान रखेंगे कि जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं ये बहुत ही ज्यादा रिलीजियस है, इनका जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा रिलीजियस है। यहां पर बेसिकली बुद्धा को मेंशन किया गया है, संघ को मेंशन किया गया है, बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, इन सबका यहां पर जो है वर्णन है, कहां पर, माइनर रॉक एडिक्ट्स में। ठीक, इसके बाद जो आपके मेजर रॉक एडिक्ट्स और मेजर पिलर एडिक्ट्स हैं दे आर एसेंशियली मॉरल एंड पॉलिटिकल इन नेचर। ठीक है, इनमें बेसिकली आपके कोई धर्म से संबंधित, कोई बुद्धिज्म से संबंधित कोई बात यहां पर नहीं की गई है, यहां पर मॉरल से लेकर और पॉलिटिकल को लेकर यहां पर बात की गई है। दे नेवर मेंशन द बुद्धा और एक्सप्लिसिट बुद्धिस्ट टीचिंग्स बट आर प्री ऑक्यूपाइड विद ऑर्डर, प्रॉपर बिहेवियर एंड नॉन वायलेंस अंडर द जनरल कंसेप्ट ऑफ धर्म। यानी कि यहां पर धर्म की बातें की गई है, ठीक है, कि कैसे ऑर्डर होना चाहिए, आपका जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, अहिंसा के बारे में बताया गया है। एंड दे ऑल्सो फोकस ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड पॉजिटिव रिलेशंस विद फॉरेन कंट्रीज। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो मेजर एडिक्ट्स में लिखी गई है, मेजर रॉक एडिक्ट्स और मेजर पिलर एडिक्ट्स में। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा और देखते हैं, जो ये जगह यहां पर दी गई थी इनमें से सांची के बारे में लिखा गया है कि यहां पर माइनर रॉक एडिक्ट, ध्यान रखिएगा माइनर रॉक एडिक्ट है। ठीक है, और सांची मैंने आपको बताया कहां पर है, एमपी में। ठीक,
इसके बाद एक जगह है दैट इज गिरनार। गिरनार इज सिचुएटेड 1 माइल टू द ईस्ट ऑफ जूनागढ़ इन काठियावाड़, ठीक है। जो गुजरात में आपका रीजन है काठियावाड़, वहां पे ये पाया जाता है जगह। that it was a site of immense importance is amply proved by the number of major inscriptions to be found there, including apart from those of अशोक। यहां पर और भी इंस्क्रिप्शन है, औरों के भी, किन किन के हैं, रुद्रदमन के और स्कंदगुप्त के, ठीक है। इट इज मेंशन्ड एज गिरिनगर इन द बृहत संहिता। बृहत संहिता किसने लिखी है, बृहत संहिता के ऑथर कौन है, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। बृहत संहिता जो है वो किसने लिखी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा गिरनार जो है उसका ही नाम, उसको ही गिरिनगर के नाम से मेंशन किया गया है बृहत संहिता में। बृहत संहिता के ऑथर कौन है, नीचे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाय ट्रेडिशन एंड द माउंटेन, जो ये गिरनार के पहाड़ियां हैं, ये बहुत ज्यादा फेमस है, सेक्रेड है टू बोथ दी ब्राह्मण्स एंड दी जैन्स, ठीक है। इसके बाद अगली जगह आ जाती है दैट इज सोपारा। इट इज सिचुएटेड इन दी थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो थाना जिला है, थाने जनपद है, थाने, ठीक है, वहां पर यह है। एंड इज द साइट ऑफ एन एंशिएंट सी पोर्ट एंड टाउन विच नो डाउट वॉज ऑफ इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोक, ठीक है। अगली जगह देखी गई है कांधार। दे वर फाउंड इन द एंशिएंट एरिया ऑफ ओल्ड कांधार नोन एज जोरशार इन पश्तो एंड शार ई कोना इन फारसी, ठीक है। इट ग्रू टू इंपॉर्टेंस विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड बिटवीन द हेलेनिक वर्ल्ड एंड द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया आफ्टर द कैंपेन्स ऑफ अलेक्जेंडर हैड एस्टैब्लिश्ड कॉन्टैक्ट, ठीक है। अलेक्जेंडर आपको पता है ग्रीस के एक रूलर हुआ करते थे जिनको सिकंदर भी बोला जाता है, ठीक है। और जब इन्होंने बेसिकली आपके ग्रीक का जो मतलब जो ग्रीक की हिस्ट्री का जो टाइम है, जब बेसिकली ये अलेक्जेंडर वहां पर राज किया करते थे, पाप का है ये 507 बीसी से लेकर 323 बीसी तक, ठीक है। मैं आपको यहां पर डेट बता देता हूं, 507 बीसी से लेकर 323 बीसी तक जब बेसिकली इन्होंने वहां पर राज किया था अलेक्जेंडर ने, जिनको सिकंदर बोला जाता है, इन्होंने जब ग्रीस के ऊपर राज किया था तो उस दौरान को बोला जाता है ग्रीक हिस्ट्री में एज अ हेलेनिक पीरियड, ठीक है। तो हेलेनिक पीरियड के बेसिकली जो हेलेनिक पीरियड था उसके दौरान जो हेलेनिक वर्ल्ड था उसके और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के बीच में जो बेसिकली ट्रेड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है उसकी बात यहां पर जो है कांधार के इंस्क्रिप्शंस में बताई गई है, ठीक है। मतलब कांधार में बेसिकली जो है कि इंपॉर्टेंस है, इट ग्रीव टू इंपॉर्टेंस। ये जो जगह है बेसिकली जो मैं आपको बता रहा हूं, जोरशार इन पश्तो जिसको बोला जाता है और शारे एक कोना जिसको फारसी में बोला जाता है, वो जगह बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट हुई है क्योंकि जब हेलेनिक पीरियड के दौरान जो हेलेनिक वर्ल्ड है और जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है उसके बीच में जो ट्रेड है वो स्टैब्लिश हुआ है, ठीक है। और आफ्टर द कैंपेन्स ऑफ अलेक्जेंडर हैड एस्टैब्लिश्ड कॉन्टैक्ट, अलेक्जेंडर जो है वो इंडिया में भी आए थे, ठीक है। इनकी लड़ाई जो है वो पोरस से हुई थी, ठीक है। कब, 326 में, 326 बीसी में। कहां पर हुई थी, दी बैटल ऑफ हेडेस्पास, ठीक है, हाइडेस्पेस, द बैटल ऑफ हाइडेस्पेस ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम। झेलम नदी के तट पर इनकी लड़ाई हुई थी, सिकंदर की लड़ाई हुई थी पोरस से, ठीक है। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में जनरली ये माना जाता है कि सिकंदर जो थे, जो अलेक्जेंडर थे, वो कभी भी कोई युद्ध नहीं हारे थे, लेकिन ये माना जाता है कि पोरस से जो इनकी लड़ाई हुई थी 326 में, उसमें सिकंदर जो थे वो हारे थे, ठीक है। लड़ाई कहां हुई थी, द बैटल ऑफ हेडेस्पस, ध्यान रखेंगे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम, ठीक है। अलेक्जेंडर कौन थे, हेलेनिक वर्ल्ड क्या था, ये मैंने आपको सब यहां पर पूरा का पूरा कहानी जो है मैंने आपको इससे समझा दी है। और ये मैप आपको दिया गया है, ये बेसिकली आपके जो मेजर रॉक एडिक्ट्स है उनका मैप है, ठीक है। मेजर रॉक एडिक्ट्स कहां पर है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। हमने जो बात करी, हमने बात करी है यहां पर आपके कांधार की, हमने बात करी है गिरनार की, सोपारा ही, इन तीनों की हमने बात करी है। इसके अलावा सन्नति, यर्रागुड्डी, जावगुड़ा, ठीक है, धौली, खालसी और शाहबाजगरी, ठीक है, शाहबाजगढ़ी जो है, और ये एक जगह और है दैट इज मनसेबरा। इन सारी की सारी जगहों पर भी आपके मेजर रॉक एडिक्ट जो है वो अशोका के पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं अगले दिन का क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गोमतेश्वरा स्टैच्यू इज और आर करेक्ट। गोमतेश्वरा स्टैच्यू बहुत फेमस है, इसके बारे में आपको बताना है। इट इज द स्टैच्यू ऑफ लास्ट जैन तीर्थंकर, जो आखिरी जैन तीर्थंकर थे, ये उनका स्टैच्यू है। दूसरा है, इट इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मोनोलिथिक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर मेड ऑफ ग्रेनाइट स्टोन। मोनोलिथिक का मतलब है जो सिंगल स्टोन से बना हुआ है, ठीक है। और सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मोनोलिथिक फ्री स्टैंडिंग, यानी कि कोई सपोर्ट वगैरह इस पे नहीं है। और किससे बना हुआ है ये, ग्रेनाइट के पत्थरों से, ग्रेनाइट स्टोन से, ठीक है। एंड इट वॉज कमीशन्ड बाय काकात्या किंग ऑफ वारंगल, जो वारंगल के काकात्या किंग थे, उन्होंने बनाया है। इसका जवाब आपको यहां पर देना है कि कौन सा सही है, ठीक है।
अबाउट दी गोमतेश्वरा स्टैचू की हम बात कर रहे हैं, बहुत फेमस है ये, ठीक है। कहां पर है अभी देखते हैं वो चीज हम, पहले आप इसका जवाब दीजिए हमें क्या है। देखिए सही जवाब जो इसका है वो केवल ऑप्शन बी है, यानी कि जो स्टेटमेंट 2 है वो सही है केवल, बाकी ये दोनों के दोनों जो है ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है ये पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए गोमतेश्वरा स्टैचू जो है इज अ जैन श्राइन एट श्रवणबेलगोला इन कर्नाटक, ठीक है। इस तरीके का स्टैचू है, देखिए यहां पर आपको फिगर दिखाई गई है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड बाहुबली, ठीक है। ये लॉर्ड बाहुबली को डेडिकेटेड है। जो लॉर्ड बाहुबली थे ये बेसिकली लास्ट या पहले तीर्थंकर की बात छोड़ दीजिए, ये कोई तीर्थंकर थे ही नहीं, ठीक है। ये कोई तीर्थंकर नहीं थे। बेसिकली ये कौन थे, ये जो आपके जैन जो जैन धर्म है उसके जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, ये उनके पुत्र थे, ठीक है। बाहुबली कौन थे तो ध्यान रखेंगे आप कि ऋषभनाथ जो थे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर उनके पुत्र थे ये, ठीक है। और लास्ट जैन तीर्थंकर की बात वहां पर की गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो लास्ट जैन तीर्थंकर है वो लॉर्ड महावीर है, ठीक है। बाकी स्टैचू के बारे में लिखा गया है कि स्टैंडिंग एट 57 फीट हाई, यानी कि 57 फीट की इसकी ऊंचाई है। इट इज दी वर्ल्ड्स टॉलेस्ट मोनोलिथिक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर बिल्ड अप ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है। काकातिया किंग्स ने ये नहीं बनाया है, इसके बारे में भी देख लीजिए। इट वॉज कमीशन बाय कमुंदराया द जनरल इन चीफ एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द गंगा किंग्स ऑफ मैसूर। जो गंगा किंग्स ऑफ मैसूर है उन्होंने बनाया है। गंगा किंग्स ऑफ मैसूर के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेस्टर्न गंगास टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ईस्टर्न गंगास हु इन लेटर सेंचुरीज रूल्ड ओवर कलिंगा, जिन्होंने कलिंगा बेसिकली आपका जो उड़ीसा का पार्ट है आज का मॉडर्न, जो मॉडर्न उड़ीसा है वहां का ये रीजन कहलाया जाता था कलिंगा, ठीक है। इन्होंने रूल किया है एंशिएंट कर्नाटका में फ्रॉम अबाउट 350 से लेकर 350 से लेकर 1000 CE तक, यानी कि क्राइस्ट एरा तक, ठीक है। ईस्वी में, ईसा पूर्व की बात नहीं है, ईस्वी में, ठीक है। एंड कमुंदराया इज सेड टू बी इंस्पायर्ड बाय द जैन आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्तीन। तब उन्होंने उसके बाद उनके प्रभाव में आकर उन्होंने ये स्टैचू जो है बाहुबली का बनाया, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर 12 साल में, एवरी 12 ईयर्स में यहां पर एक महामस्तकाभिषेक नाम से एक बड़ा ही फेमस फेस्टिवल होता है, ठीक है, जहां पर बेसिकली इस पूरे के पूरे जो ये स्टैचू है इसका अभिषेक किया जाता है। इसको महामस्तकाभिषेक बोला जाता है। हर 12 साल में होता है। 2018 में हुआ है लास्ट, अब ये 2030 में होगा। उससे पहले 2006 में हुआ था। तो 21वीं सदी का बेसिकली 2 हो चुके हैं, 2006 में, 2018 में। 2030 में जो अगला इसका महामस्तकाभिषेक है वो होगा, वो यहीं पर होता है। ये बेसिकली जो फिगर आपको दिखाई गई है ये वही चल रहा है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका अभिषेक किया जा रहा है। तो ये बेसिकली वही चीज का फिगर है। ध्यान रखेंगे, महामस्तकाभिषेक गोमतेश्वरा स्टैच्यू श्रवणबेलगोला इन कर्नाटका, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिन का चौथा क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हम बात कर रहे हैं फोक म्यूजिक की, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर पे आते हैं थोड़ा सा अपने। फोक म्यूजिक दिए गए हैं और किस राज्य से संबंधित है वो दिया गया है। पहला है पांडावनी छत्तीसगढ़, दूसरा है मंडो गोवा और तीसरा दिया गया है लमन इन उत्तर प्रदेश। तो इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच है, यानी कि कौन सा जो फोक म्यूजिक है वो किस राज्य से संबंधित है वो यहां पर सही दिया गया है या नहीं आपको बताना है, ठीक है। तो 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास रहेगा। पांडावनी, मंडो और लमन, छत्तीसगढ़, गोवा और उत्तर प्रदेश, कौन सा सही है ये आपको बताना है, करेक्टली मैच्ड, ठीक है। देखिए सही जवाब है ऑप्शन ए इसका, जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो सही है। जो तीसरा दिया गया है लमन वो उत्तर प्रदेश का नहीं है, ठीक है। आइए इनके बारे में देखते हैं और जानते हैं कि ये लमन कहां का है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पंडावनी की। पंडावनी इज अ फोक सिंगिंग स्टाइल इन्वॉल्विंग नरेशन ऑफ टेल्स फ्रॉम द एंशिएंट इंडियन एपिक महाभारत, यानी कि महाभारत की जो कहानियां हैं उनका नरेशन बेसिकली इसमें होता है। द सिंगिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स म्यूजिकल अकम्पनीमेंट, यानी कि सिर्फ आप कह सकते हैं कि नरेशन ऑफ टेल्स या स्टोरीज नहीं होता है, बल्कि इसमें म्यूजिक को भी साथ लिया जाता है। भीम द सेकेंड ऑफ द पांडवा इज द हीरो ऑफ द स्टोरी इन दिस स्टाइल। और पंडावनी में बेसिकली क्या है कि टेल्स फ्रॉम महाभारत आर संग एज अ बैलेड, ठीक है। बैलेड का मतलब होता है जिसमें बेसिकली कोई ऐसी पोयम या सॉन्ग जिसमें बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो स्टोरी है उसको शॉर्ट स्टेंजाज में नरेट किया जाता है, ठीक है। और 1 और 2 एपिसोड जो है उनको चूज किया जाता है फॉर द नाइट्स परफॉर्मेंस, ठीक। द मेन सिंगर जो है दैट कंटिन्यूअसली सिट्स थ्रू आउट द परफॉर्मेंस एंड विद पावरफुल सिंगिंग एंड सिंबॉलिक जेस्चर ही एज्यूम्स ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द एपिसोड वन आफ्टर द अनदर, यानी कि जो भी उस एपिसोड के कैरेक्टर है, जो मेन सिंगर है वो एक एक करके उन सारे के सारे कह सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं उनको एज्यूम करते रहते हैं और अपने सिंगिंग से और सिंबॉलिक जेस्चर से वो चीजें जो है वो बताते हैं, ठीक है।
ध्यान रखिएगा कहां का है, दिस फॉर्म ऑफ फोक थिएटर इज पॉपुलर इन दी सेंट्रल इंडियन स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो पहले मैं यही दिया था छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही है। अगला दिया गया है मंडो। मंडो इज अ म्यूजिकल फॉर्म दैट इवॉल्व ड्यूरिंग द 90th एंड 20th सेंचुरी अमंग द गोवन कैथोलिक्स ऑफ गोवा। ये गोवा का है। इट रिप्रेजेंट्स द मीटिंग पॉइंट ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न म्यूजिकल ट्रेडिशंस। इट इज अ स्लो वर्स एंड रिफ्रेन कंपोजिशन। रिफ्रेन कंपोजिशन ये होती है जैसे कि बेसिकली जिसमें लाइंस जो है वो रिपीट होती हैं, दैट इज नोन एज योर रिफ्रेन कंपोजिशन, डीलिंग विद लव, ट्रेजेडी एंड बोथ सोशल इंजस्टिस एंड पॉलिटिकल रेजिस्टेंस ड्यूरिंग दी पोर्तुगीज प्रेजेंस इन गोवा। ठीक है, तो जब पोर्तुगीज यहां पर थे गोवा में तो किस तरीके से सोशल इंजस्टिस हुआ करता था, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस हुआ करता था, उन सब की जो कहानियां हैं वो इसमें होती हैं मंडो में। ठीक है, एक बड़ा फेमस मंडो फेस्टिवल भी होता है गोवा में इसी को लेकर। इसके बाद अगला जो दिया गया है दैट इज द लमन। लमन इज अ पार्ट ऑफ फोक म्यूजिक ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन में दिया गया था उत्तर प्रदेश, वो गलत है, हिमाचल प्रदेश इसका सही जवाब है। लमन में क्या होता है देखिए, इन लमन अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स सिंग अ स्टैंजा एंड अ ग्रुप ऑफ बॉयज जो है दे गिव रिप्लाई टू इन द सॉन्ग। ठीक है, लेकिन इसकी बात यह है कि दिस कंटिन्यूज फॉर आवर्स। और इंटरेस्टिंग इज दैट द गर्ल्स सिंगिंग ऑन वन ऑफ द पीक्स ऑफ द हिल्स सेल्डम सी द फेसेस ऑफ द बॉयज सिंगिंग ऑन द अनदर पीक। यानी कि जो लड़कियां हैं वो एक पीक पे खड़े होकर गाती हैं, जो बॉयज हैं वो उसका जवाब देते हैं दूसरे पीक से, और दोनों एक दूसरे को जो है वो देख नहीं सकते हैं। ठीक है, उनके बीच में बेसिकली हिल होता है जहां से जो उनकी आवाज है वो इको करती है। ठीक है, इकोज देयर लव सॉन्ग एंड मोस्ट ऑफ दीज सॉन्ग्स आर संग स्पेशली इन द कुल्लू वैली। तो हिमाचल में भी जो कुल्लू घाटी है, कुल्लू वैली है, वहां का ये बड़ा फेमस सॉन्ग है। ठीक है, यानी कि एक फोक म्यूजिक है। कौन सा? लमन। ठीक है, बाकी आप सीसीआरटी के वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहां पर सारे के सारे जो चीजें हैं ये इस तरीके के सारे के सारे कौन से राज्य से संबंधित कौन सा फोक म्यूजिक वगैरह है वो वहां पर दिया रहता है। और आपको पता है कि आर्ट एंड कल्चर को जब आप पढ़ रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सीसीआरटी की जो वेबसाइट है वो भी एक बड़ा फेमस इसका सोर्स है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दिन का क्या है। दिस बुद्धिस्ट टेक्स्ट contains the advice given by the Buddha to a wealthy householder named Sigala about how to look after one's servant। ठीक है, कि इस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बुद्धा द्वारा एडवाइस दी गई है किसको? एक वेल्दी हाउस होल्डर है जिनका नाम है सिगाला, कि किस तरीके से अपने जो सर्वेंट्स हैं उनको उनका देखरेख करनी चाहिए, उनका रखरखाव करना चाहिए। तो ये चीज बेसिकली किस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखी गई है ये आपको बताना है। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर मध्यमिका। ठीक है, ये चारों यहां पर दिए गए हैं, इनमें से किस में है ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं कहूंगा इसका सोर्स आप कह सकते हैं कि एनसीईआरटी है। ठीक है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट बिल्कुल मतलब क्वेश्चन नहीं, ये जो टेक्स्ट है ये ऐसे ही दिया हुआ है, इसका क्वेश्चन वहां से फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी की बुक्स हमेशा आपको कहा जाता है कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये जो चीज लिखी गई है ये सूत पिटक में लिखी गई है। ठीक है, सूत पिटक क्या है ये अभी हम आगे देखते हैं, पहले थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। Buddha's teaching and discourses were included in the Sut Pitak. In it, there is a mention of the advice given by the Buddha to a wealthy householder named Sigala on how a master look after his servants and employees। कि किस तरीके से जो मास्टर है उन्होंने अपने सर्वेंट्स को और अपने जो एम्प्लॉयज है उनका रखरखाव करना चाहिए या उनकी देखरेख करनी चाहिए। ठीक है, by assigning them टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ, कि जितनी उनकी स्ट्रेंथ है, सामर्थ्य है, उसके हिसाब से उनको वर्क असाइन होना चाहिए। बाय सप्लाइंग देम विद फूड एंड वेजेस, उनको खाना और जो तनख्वाह है, जो वेजेस है वो मिलने चाहिए। बाय टेंडिंग देम इन सिकनेस, अगर वो कभी बीमार पड़ते हैं तो उनका ध्यान रखना चाहिए। बाय शेयरिंग डेलिकेसीज विद देम, यानी कि उनके साथ जो डेलिकेसीज है, जो व्यंजन है वो उनके साथ शेयर करने चाहिए। और जब उनको जरूरत पड़ती है तो उनको लीव देनी चाहिए या फिर छुट्टी देनी चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखते हैं यहां पर पिटक के बारे में। देखिए आपको पता है कि जो बुद्धिज्म है उसमें 3 पिटक है। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला तो यही है जो यहां पर दिया गया है, दैट इज सूत पिटक। ठीक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक। ठीक, इसमें से अगर मैं बात करता हूं सिर्फ और सिर्फ सूत पिटक के बारे में, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में यही मेंशन है, बाकी कहां से पढ़ने हैं ये मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, सूत पिटक जो है दिस इज द लॉन्गेस्ट। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट है या लार्जेस्ट आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, पहली बात तो यह है कि पिटक होते क्या है। ये जो बुद्धिज्म में जो बुक है, बुद्धिस्ट की जो बुक्स है वो है ये पिटक्स। ठीक है, इनको 3 पार्ट में बांटा गया है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, जो सूत पिटक है इसमें बेसिकली बुद्धिस्ट की टीचिंग्स है। ठीक है, इसमें बुद्धिस्ट के टीचिंग्स है, बुद्धिस्ट टीचिंग्स एंड जो बुद्धा के सरमन्स हैं, यानी कि जो बुद्धा ने उपदेश वगैरह दिए हैं वो यहां पर है। ठीक है, सरमन्स। इसके बाद अगर हम बात करते हैं
और किस चीज के ऊपर है ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ऑन दी डॉक्ट्राइन ऑफ एथिक्स, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ एथिक्स यानी कि नैतिकता के सिद्धांत के ऊपर यहां पर बात की गई है, ठीक है। जो ये सूत पितक है ये आपका जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है 4, उनमें से जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी एट राजगृह, ठीक है, राजगृह में जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, जिनके बेसिकली प्रेसिडेंट कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। जो इसके प्रेसिडेंट थे दैट वाज महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप जो इसके प्रेसिडेंट थे, उसमें ये बेसिकली कंपाइल की गई है। कौन सी? सूत पितक और विनय पितक जो है वो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में हुई है। अभिधम्म पितक जो है वो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल में हुई है, और तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है आपकी पाटलिपुत्र में, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, पाटलिपुत्र में हुई है। यहां पर मैंने आपको ये बताया। इसके बाद मैं बता रहा हूं कि सूत पितक जो है वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है, डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। पहला है दीघ निकाय, दूसरा है मझीमा निकाय, ठीक है, तीसरा है संयुक्ता निकाय, ठीक, संयुक्ता निकाय। इसके बाद अगला है अंगुत्तर निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय, और पांचवा है खुड्डक निकाय, ठीक है, खुड्डक निकाय। इसमें क्या क्या है देखिए। दीघ निकाय बेसिकली जो है, इसमें जो बुद्धा का सबसे बड़ा सरमन है जो उन्होंने अपने लास्ट दिनों में दिया था, लॉन्गेस्ट सरमन ऑफ बुद्धा जो है वो दीघ निकाय में है। जो सबसे छोटा सरमन है वो मझीमा निकाय में है, शॉर्टेस्ट, ठीक है। और बुद्धा ने जो अपना पहला सरमन दिया था सारनाथ में, फर्स्ट सरमन एट सारनाथ, वो यहां पर है संयुक्ता निकाय में, ठीक है। और खुड्डक निकाय में बेसिकली विमेन इश्यूज को लेकर बात की गई है, ठीक है, एथिक्स की बातें की गई है। और जो जातक कथाएं हैं, जो प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा से रिलेटेड जो बातें हैं, वो खुड्डक निकाय में दी गई है, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा डिटेल में हो गया ये, लेकिन फिर भी आप चाहें तो इसको ध्यान रख सकते हैं। दीघ निकाय, मझीमा निकाय, संयुक्ता निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुड्डक निकाय, ठीक है। ये सारे के सारे जो है सूत पितक का पार्ट है। सूत पितक, विनय पितक जो है पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल की गई है, अभिधम्म पितक तीसरे में कंपाइल की गई है। बाकी इसके लिए आपको डिटेल में अगर ये पार्ट पढ़ना है तो ये हमारे पास जो जैनिज्म बुद्धिज्म के टॉपिक्स है, जो हमारी एक बड़ी फेमस हमारी एजुकेटर रही हैं मनीषा मैम, उन्होंने कवर किया हुआ है। इसके लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं उस वीडियो का, वहां से जाके आप ये सीरीज जो है वहां पर ये चीजों के बारे में डिटेल में वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन में जितनी जरूरत थी वो आप यहां पर चीजें समझ गए, ठीक है। तो चलिए ये थे आज के दिन के 5 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को डिस्कशन पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चीजों को लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट इस कोर्स के एंड की तरफ पहुंच चुके हैं। और बाकी अगर कोई कमेंट है, कोई डाउट है, कोई फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि कम्युनिटी वाले टैब में एक क्वेश्चन, एक पोल आपसे पूछा गया है कि कौन सा नया सब्जेक्ट अब आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, कौन सा नया कोर्स आप हमसे पढ़ना चाहते हैं। तो वहां पर जाके अगर अभी तक आपने अपना जो ओपिनियन है वो पोल नहीं किया है तो प्लीज उसको जाके पोल कीजिए, ठीक है। अगर वहां पर उन 5 ऑप्शंस में से आपकी चॉइस नहीं है, आप कोई छठा चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं तो वो हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी आप हमसे कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com पर। और बाकी कंट्रीब्यूशन वाली चीज जो आपको है, फिर से एक बार ध्यान दिला देता हूं कि प्लीज थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूशन अपने एंड से हो सकता है वो आप करते रहें, क्योंकि धीमे धीमे अब आप लोगों के लिए क्लासेस यहां पर बढ़नी स्टार्ट हो गई है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि क्लासेस जो है वो अब रेगुलरली होंगी। जो एक टाइम पर क्लास अगर हो रही है किसी भी सब्जेक्ट की, तो वो उसी टाइम पर चलेगी ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है, मंडे टू सैटरडे। और संडे को हो सकता है कि हम उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करने की क्लासेस रखेंगे या कुछ डाउट सेशन की क्लासेस रखेंगे। तो अब हम इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल डेडिकेटेड लर्निंग के लिए हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें रेगुलर क्लासेस होंगी और इसमें डाउट सेशंस वगैरह भी होंगे और क्विजेस वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह जो है वो भी आपसे डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल के दिन में। अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री को ही एक या एंशिएंट मेडिवल और जो आपका ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, इसी को 1-2 पार्ट में और कवर करेंगे। उसके बाद हम इसमें सेक्शन में आगे बढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ 5। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।